हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। तो आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए बच्चे हो, क्योंकि अभी अभी आप क्लास 9th में आए हो और आपका सिलेबस भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा वास्ट हो गया है। क्लास 8 में आपने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें आपको क्लास 10th में थोड़ी बहुत काम आएगी, और जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था ना, वो उससे रिलेटेड आप क्लास 9th में पढ़ते हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम बायोलॉजी में तीन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, और वो चैप्टर है सेल, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनम मोहिनी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी के हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में जो चैप्टर है वो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी। आज के इस लेक्चर में पूरा वन शॉट के अंदर, पूरा एक लेक्चर के अंदर आपको इस चैप्टर का पूरा समरी मिल जाएगा। समरी क्या, बहुत ही डिटेल लेक्चर होने वाली है। एक एक चीज को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको क्लियर हो जाए ये चैप्टर और आपकी 9th क्लास की जर्नी की शुरुआत अच्छे तरीके से हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज सेल। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑर्गेनेल है, कैसा ऑर्गेनेल है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन्स कैसे होते हैं, क्रोमोसोम, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका नंबर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। चलो अब हम लोग देखते हैं कि सेल होता क्या है, सेल क्या चीज है। सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपके आसपास प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, वो सब सेल के बने हुए होते हैं। इस यूनिवर्स में जितना भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, जिसमें भी आपको लाइफ नजर आती है, जिसमें भी आपको लगता है कि ये मूवमेंट कर रहा है या ये ग्रोथ कर रहा है, या फिर किसी भी तरह के साइंस आपको लाइफ के नजर आते हैं, आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का बेसिक डिफरेंस तो पता ही होगा। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सेल से बने हुए होते हैं, वो सब सेल से बने होते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, दे एग्जिस्ट ईदर एज अ सिंगल सेल और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। सो दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल या फिर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। अब जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो हम कहलाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट? कि सबसे पहले अगर लिविंग बींग्स के होने की शुरुआत हुई थी, एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी सेल से। उसके बाद धीरे धीरे सेल का एग्रीगेट हुआ, टिश्यू बना, टिश्यूज का एग्रीगेट हुआ, ऑर्गन बना, ऑर्गन बहुत सारे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है।
मैं ये बात कर रही हूं मल्टी सेलुलर के केस में। यूनिसेलुलर में तो वो सिंगल सेल का ही बना हुआ होता है। तो यूनिसेलुलर सबसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म होता है। यूनिसेलुलर सबसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म होता है, ठीक है। इट possesses हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो इनेबल करता है टू कैरी आउट इट्स वाइटल फंक्शंस। अपने वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए ये क्या कर रहा है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है अपने अंदर। अब जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन है, आपका स्टमक है, आपका लिवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स है, हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स है ना, जो कि आपकी इस सिंगल बॉडी को सपोर्ट कर रहा है ताकि लाइफ के बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सके। उसी तरह से हमारे बॉडी जो सेल से बने हुए हैं ना, माइन्यूट सेल से जो बने हुए हैं, वो सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करेंगे। चलो आगे देखो, टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस के जगह पर इनमें पाई जाती है न्यूक्लियोइड। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोइड, जिसमें क्रोमोसोम फ्रीली फ्लोट करता है। क्रोमोसोम्स फ्रीली फ्लोट करता है, ठीक है। और क्रोमोसोम भी नहीं, हम इसको डीएनए भी कह सकते हैं। नाउ उसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है सेल का, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाई जाती है। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है कि उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसमें होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर होगा न्यूक्लियोइड, सॉरी उसमें होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड तो यहां पर है। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है डेंस क्रोमोसोम का नेटवर्क, जो कि आपके जितने भी फंक्शंस है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको पास ऑन कराता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में आ जाता है प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और फंगस। प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी, उनमें फ्लैजेला होगा। प्रोटिस्टा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उनमें सेल वॉल भी होती है बिना टिश्यू के डिफरेंशिएशन के। फंगस में है कि उनका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। लेकिन आप लोगों को इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है प्लांट के सेल के बारे में, एनिमल के सेल के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक सेल के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, और उसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने मल्टीपल कलर वाला डायग्राम इसलिए नहीं चूज किया, पहली बात तो वो थीम के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरी बात जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये वाला कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, तो आप सेल ऑर्गेनल्स के बारे में लिखने के साथ साथ उनसे रिलेटेड डायग्राम्स भी बना पाओगे। और क्योंकि आपके एग्जाम में आपको सिंगल पेन या डबल पेन यूज करने को मिलेगा, मल्टी कलर के पेन्स यूज करने को नहीं मिलेगा, या पेंसिल से आपको लिखने को मिलेगा, ड्रॉ करने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये देखकर आसानी होगी कि किस तरह से आप सिंपल तरीके से इन सेल ऑर्गेनल्स को ड्रॉ भी कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये सारे नाम मैं बता देती हूँ, दो हम लोग वो पढ़ेंगे आगे चलकर, बट स्टिल
सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, राइबोसोम के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जबकि कुछ सेल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। वो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। आगे देखो बच्चों, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? एक सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, इस सेल थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि सेल थ्योरी दिया किसने था, सेल थ्योरी दिया किसने था, और उससे भी पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले जो सेल था ना, वो किसने नोटिस किया था या फिर किसने सबसे पहले सेल को देखा था? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने सबसे पहले कॉर्क स्लाइस में सेल्स को देखा। अभी तक उन्होंने सिर्फ सेल्स को देखा है, उसे ना तो डिस्क्राइब किया है ना तो उसके बारे में कुछ बोला है। उन्होंने सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल, और यहाँ पर भी डेड सेल था, ठीक है, वो डेड था सेल, पर सेल था ना सबसे पहले 1665। कितना पुराना टाइम हो गया। उसके बाद ल्यूवेनहुक, इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, यहां लिख देती हूं मैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1674 में सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स देखे पॉन्ड वाटर में। इनकी भी एक शॉर्ट स्टोरी है। ल्यूवेनहुक जो थे वो एक शॉपकीपर हुआ करते थे, पर इनके पास एक पुराना सा माइक्रोस्कोप था। पुराना नहीं कहेंगे, उस टाइम पे प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप था, जिसमें आप आसानी से उस जमाने के हिसाब से आप आसानी से माइन्यूट चीजों को भी देख सकते थे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो बहुत ज्यादा वो शौकीन थे इस चीज को लेकर कि मेरे पास माइक्रोस्कोप है तो मैं हर चीज माइक्रोस्कोप में देखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी। एक बार वो पॉन्ड के किनारे बैठे हुए थे और पॉन्ड का वाटर उन्होंने लिया, एक ड्रॉप डाला और उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे एनिमल क्यूल्स वहां पर तैर रहे हैं। उस एक ही ड्रॉप के अंदर उन्होंने माइक्रोस्कोप में वो देख लिया, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, उनको समझ में आता है कि ये क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। तो सबसे पहले उन्होंने एक लिविंग सेल को, उसके प्रेजेंस को पॉन्ड वाटर के अंदर ऑब्जर्व किया था। फिर हम बात करेंगे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक छोटी सी ट्रिक ये है कि न्यूक्लियस जो है वो हल्का स्लाइटली रेड टू ब्राउनिश कलर का होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और हुक, आप देखोगे कि जो कॉर्क की स्लाइस होती है, मतलब कोई भी बॉटल का जो ढक्कन कॉर्क का बना हुआ होता है, उसमें अगर हुक लगा दो तो हम उसे अच्छा खासा एक रिक्रिएशनल पर्पस से यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी इस ट्रिक को याद करके, मतलब इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है कि कॉर्क में आप हुक लगा सकते हो और किसी काम में उसको यूज कर सकते हो। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कॉर्क स्लाइस में डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। और रॉबर्ट ब्राउन, अब इनके नाम में ब्राउन आ जाता है तो आप सोचोगे अच्छा मैम ने बताया था कि रेड से लेके ब्राउनिश कलर का न्यूक्लियस होता है, तो इसने किया होगा न्यूक्लियस की डिस्कवरी। आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको काम आ जाएगा। नाउ परकिंजी ने 1839 में इन्वेंट किया था प्रोटोप्लाज्म का टर्म, जिसका मतलब होता है कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म को हम लाइफ सपोर्टिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को बच्चों हम लाइफ सपोर्टिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो लाइफ को सपोर्ट कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। और सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो क्या है?
वो प्रोटोप्लाज्म है। वेरी गुड, ठीक है। चलो, श्लेडेन एंड श्वान, अब जाके हम लोग मेन मुद्दे पर आए हैं जहां पे हमने लास्ट वाला स्लाइड छोड़ा था। श्लेडेन और श्वान। श्लेडेन जो थे वो एक जूओलॉजिस्ट थे। जूओलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और सॉरी श्लेडेन नहीं, श्वान थे जूओलॉजिस्ट। रुको, एक छोटा सा करेक्शन। श्वान जो थे एक जूओलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और श्लेडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे जो प्लांट की स्टडी करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर 1838-1839 में सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में सेल्स के बने हुए होते हैं। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी लिखा था। वर्शो, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्शो। इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्शो। 1859 में इन्होंने सेल थ्योरी में एक एडिशनल पॉइंट को ऐड किया था, ठीक है, एक पॉइंट को ऐड किया था, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो सेल थ्योरी के अंदर जो दो पोस्टुलेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना चाहता हूं। तो इन्होंने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को ये बोलकर कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकले हैं। मतलब एक सेल जो ऑलरेडी इस दुनिया में था वो डिवाइड हुआ, उससे दो सेल्स बने, फिर उन दो सेल्स में डिवीजन हुई, फिर उससे 4 सेल्स बने, फिर उन चारों सेल्स में सेपरेटली डिवीजन हुई और 8 बने, एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सब जितने भी सेल से बने हुए हैं वो एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग सेल का ही एक, सोचो कि वो है, इंडिविजुअल है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो कहां से आया है? पुराने किसी सेल से डिवाइड होते 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 आज वो इतने सारे सेल्स का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलो अब हम वापस से चलेंगे सेल थ्योरी में, जिसका पहला 2 पॉइंट दिया था श्लेडेन एंड श्वान ने। श्लेडेन एंड श्वान। और जो ये तीसरा पॉइंट है, इट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो। All cells, all living organisms are made up of cells. Cell is the structural and functional unit of all living organism. Cells are formed from pre-existing cells, ये बोला था मॉडिफाई करके सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्शो ने। सिर्फ आपको ये सिंपल सा 3 पोस्टुलेट, सिर्फ आपको ये सिंपल सा 3 पॉइंट याद रखना है सेल थ्योरी के अंदर। एंड मैं बता नहीं सकती ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज सेल थ्योरी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, मिड टर्म्स में, फाइनल एग्जाम में। सेल थ्योरी इज ऐसा टॉपिक जिसको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डन एवरीवन। चलो आगे अब हम लोग चलते हैं सेल थ्योरी के आगे। देखो सेल का शेप, साइज और नंबर एक बार डिस्कस कर ले। तो जो शेप होती है सेल की वो वैरी कर सकती है। वैरी मतलब वो डिफरेंट हो सकती है फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शन वो एक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे स्किन में अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन, जो नर्व सेल है वो अलग तरह का होता है, वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जिस तरह का सेल पाया जाता है वो अलग तरह का होता है, उसका शेप अलग है। ब्रेन के सेल का शेप अलग है, किडनी और लिवर के सेल के शेप का अलग है। ये सारे डिपेंड करते हैं शेप्स अपॉन द फंक्शन दे आर प्लेइंग और द रोल दे आर प्लेइंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। फिर देखो सेल्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। सेल्स की शेप भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल्स और अमीबा अपना शेप खुद से चेंज कर सकते हैं। और किस चीज पर यह डिपेंड करता है कि वो अपनी सराउंडिंग में कहां पर प्रेजेंट हैं, किस तरह पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इससे शेप, साइज और नंबर हम मतलब डिपेंड करेगा अपॉन द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग
और वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं और वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, इस पे डिपेंड करेगा सेल का शेप, साइज और नंबर। ये वाला तो देख ही लिया हमने। नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल। फिर हम लोग देखेंगे एनिमल सेल के बारे में भी, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन अलग होता है, उनको सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। अब हम प्लांट के सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में देखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट सेल। सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में कुछ देख लो। प्लांट सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्लांट्स के सारे प्लांट सेल्स के ही बने हुए होते हैं। प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट हैज स्पेसिफिक फंक्शन और द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल आर। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द सेल वॉल। अब बताओ सेल वॉल की क्या खास बात है? सेल वॉल की क्या खास बात है? इट इज द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। ये तो सबको पता है भाई, ये तो सबको पता है, प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट सेल होता है, ठीक है। वॉल, दीवार, सोचो प्लांट सेल ही सिर्फ ऐसा सेल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही ऐसा होता है कि प्लांट के सेल वॉल पाए जाते हैं। एनिमल सेल में कोई वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल को रेक्टेंगुलर शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज है, वो मैं आपको लिख कर बताऊंगी, ठीक है। इट इज प्रेजेंट, यहां पर लिखो, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पाया जाता है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्लांट सेल की वो होती है सेल वॉल, ठीक है। और प्लांट का जो सेल वॉल है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। यहां पर मैं लिख रही हूं मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज को रेड कहां गया, हाँ, सेल्यूलोज को रेड पेन से मार्क कर दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट सेल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और सेल्यूलोज क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज इट? इट इज अ complex substance that provide structural strength to plant cell, ठीक है। ये हो गया प्लांट सेल के बारे में। अच्छा, कभी कभी ना प्लांट सेल अपने अंदर का फ्लूइड, अपना वाटर कंटेंट लूज कर देता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, और उससे सेल जो है श्रिंक कर जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेल वॉल जो है ना वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है और उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरा सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ पूरा सेल जो है वो श्रिंक कर गया। ऐसे कंडीशन को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे दिस इज द सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है। तो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है ना वो श्रिंक कर गया, तो बाहर में जितना स्पेस बच गया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला स्पेस, ये जो इतना स्पेस बच गया, इसी कंडीशन ऑफ सेल को हम सेल प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। समझ में आया प्लाज्मोलिसिस क्या है? इट इज अ फिनोमेना in which the cell contents
shrink away from the cell wall. Plasmolysis, a phenomena in which the cell contents shrink away from cell wall. ठीक है, ये हो गया सेल वॉल के बारे में। आगे चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ लेते तो सही रहता। चलो सेल, एक सेकेंड मैं देख लूं यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर मैं एक ऐड कर देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन। चलो, अब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता क्या है ये हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांट के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल होगा। सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लांट सेल में ये सेकेंड कवरिंग होती है, सेल वॉल के बाद वाली कवरिंग होती है, और फिलहाल हम प्लांट सेल पढ़ रहे होते हैं। तो इनसाइड द सेल वॉल, inside the cell wall, cell membrane is present, और इसका काम क्या होता है? surround the cell, surround the cell from the outside, surround the cell फ्रॉम द आउटसाइड, और ये सेपरेट करता है सेल के कंटेंट्स को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये हम लोग आगे एनिमल सेल वाले में पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है कि ये परमिट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कुछ मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका फंक्शन है, इट परमिट्स एंट्री and exit from in and out of the cell। ठीक है, कभी कभी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, कभी कभी कुछ सब्सटेंस की एंट्री ये परमिट करता है, अलाउ करता है, अदरवाइज नहीं करता, और इसी वजह से इसे बोला जाता है बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। आगे चलो, एक और पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, वो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन दोनों टर्म्स में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज है ये। डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इतना तो आप लोगों को पता होगा ना। तो जब प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, तो इसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का from region of higher concentration to the region of lower concentration. Spontaneous movement of substances from their region of higher concentration to lower concentration, ये होता है डिफ्यूजन। जैसे कि परफ्यूम या फिर रूम स्प्रे, तो रूम स्प्रे वाला जो बॉटल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके रूम के एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस है, मतलब वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और आपके रूम में ऐसा कोई भी केमिकल या फिर बहुत सारा सल्यूट वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट है, वो बिल्कुल खाली रूम है। जैसे ही आप उसे स्प्रे करते हो पूरे रूम में वो फैल जाता है। अगर आप पानी गिराओगे तो वो एक दायरे में एक पर्टिकुलर रीजन तक ही जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। लेकिन वो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो पूरे रूम में फैल जाता है उसका खुशबू। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था, जैसे ही उसे लो कॉन्सेंट्रेशन में आने का मौका मिला उसकी मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो डिफ्यूज आउट कर गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। एक बार ऑस्मोसिस भी देख लो। ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ selectively permeable membrane। ठीक है, डिफ्यूजन में किसी भी तरह के सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि आपको ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर भी क्या होता है? नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है। होता वही चीज है, यहाँ पे होगा नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, और वो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में। और डिफ्यूजन में किसी भी तरह के सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन with the help of a selectively permeable membrane। ये डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कैसा होता है? एक राउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट सेल। क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा बहुत सारी एक्टिविटीज ऑफ अ प्लांट सेल। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं न्यूक्लियस के बारे में बताना शुरू करती हूं आप लोगों को, आप लोग लिखते चले जाओ। सो न्यूक्लियस जो है ना, वो डबल लेयर्ड की सेल ऑर्गेनल होती है। व्हाट इज इट? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके अलावा इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जो अलाउ करता है किसी भी मटेरियल को कि वो साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का जो बाकी कंटेंट है वहां से लेके न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सके या फिर बाहर जा सके, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन करेगा क्रोमोसोम्स। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये कंटेन करता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम का काम है टू कंटेन इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन बच्चों? किसी को कोई आइडिया है किस चीज की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये? अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे नहीं कहते कि अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा पे गए हो, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हो, यानी कि तुम्हारे पापा और मम्मी ने तुम्हें जन्म दिया है, तो इसी वजह से उन दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर तुम्हारे में पास ऑन हुए हैं। यही इंफॉर्मेशन जब पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन,
हम उसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पास होना कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, चलो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ क्रोमोसोम जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वाला इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो किसके फॉर्म में कंटेन करता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इन द फॉर्म ऑफ, यहां लिख देती हूं मैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। क्रूशियल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, यहां पर लिख लो, प्लेज क्रूशियल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें यही क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, यही न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके जगह पर फ्रीली फ्लोटिंग डीएनए पाए जाते हैं। और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। इसके अंदर का जो फ्लूइड है ना बच्चों, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि सेल के अंदर के कंटेंट को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? न्यूक्लियस हो गया। आगे चलो, आगे अब हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्यूल, किसके लिए? प्लांट के सेल के लिए, क्योंकि एनिमल सेल में ये बहुत छोटा और नाम मात्र ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का रोल बहुत ज्यादा है। वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन प्लांट, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं अब आपको बताती हूँ एक एक करके कि इसके कितने सारे अलग अलग रोल्स होते हैं प्लांट के सेल के अंदर। वैक्यूल एक्चुअल में क्या है? एक स्टोरेज सैक है सॉलिड या लिक्विड कंटेंट के लिए। इट इज अ स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक है, एनिमल्स में तो ये छोटे साइज में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में ये बहुत लार्ज साइज में पाया जाता है। इनफैक्ट दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट्स। दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम इन प्लांट सेल्स। इतना ज्यादा बड़ा होता है इनमें वैक्यूल कि 50 से लेकर 90% तक का वॉल्यूम ये कैरी करते हैं प्लांट सेल के अंदर। मतलब मेजरली अगर आप एक प्लांट सेल देखोगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो वैक्यूल के ही वजह से दिखाई देगा। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है उसमें सैप भरा हुआ होता है, जो कि सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। रुको, इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। और यही सेल सैप, ये सेल सैप तो ठीक है, ये क्या करेगा वैक्यूल? इट विल प्रोवाइड rigidity and turgidity to the plant cell and provide rigidity and turgidity to the
प्लांट सेल। अब आप सोचोगे कि ये दोनों टर्म्स क्या है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाती हूँ बेटा। रिजिडिटी, रिजिड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक प्लांट सेल ना कभी भी ऐसे इधर उधर किसी दूसरे शेप में नहीं जा सकता। एक तो इसका बेसिक कारण है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। उसके बाद वैक्यूल भी हमारे सेल को इंटैक्ट रखता है, बिल्कुल मजबूत रखता है, अंदर से बिल्कुल इतना भरा हुआ है ये कि बाहर के सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने अपने पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। टर्जिडिटी, जब एक प्रेशर, वैक्यूल के अंदर का प्रेशर सेल वॉल की तरफ लगता है और सेल वॉल बिल्कुल टाइट हो जाता है, जिसके वजह से सेल अपने शेप को मेंटेन करके रखेगा हमेशा। किसी भी कंडीशन में सेल का जो शेप है इधर उधर नहीं हो सकता। हम उसी प्रेशर को टर्गर प्रेशर बोलते हैं और इस फिनोमेना को टर्जिडिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया वैक्यूल्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लास्टिड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन फॉर प्लांट सेल्स, और ये किसी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या होता है? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है बच्चों जो प्लांट को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। किस तरह का कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा कलर, ये प्रोवाइड करेगा पिगमेंट। ठीक है, सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सबसे पहले तो ये लिखोगे, प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सबसे पहले इसको लिखकर ना रेड से बिल्कुल हाईलाइट कर दो अच्छे से। मैं यहाँ पर 2 लाल दिल बना रही हूं, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा यही पढ़ाने का तरीका है, जो भी चीज मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि बच्चों को ये समझाना जरूरी है, मैं उसमें लाल दिल बना देती हूँ ताकि बच्चा समझ जाए कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। कितने टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? एक ऐसा ऑर्गेनल या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या कंटेन करेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये पिगमेंट प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड ग्रीन कलर। किसके लिए ग्रीन कलर क्यों जरूरी है? ताकि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके बच्चों। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। अगला जो तरह का प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में वो कहलाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन छोड़ के बाकी बहुत सारे कलर्स इंपार्ट करता है प्लांट को। जैसे कि आप कोई भी फ्लावर देखते हो, फ्लावर तो प्लांट का ही हिस्सा है, उसमें कितने प्यारे प्यारे वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स आपको फ्लावर में देखने को मिलते हैं। रेड होता है, येलो होता है, समटाइम्स ब्लू भी होता है, वायलेट है, पर्पल है, लैवेंडर कलर है, वेरी नाइस है ना, वेरी ब्यूटीफुल कलर्स are present in plants sometimes. So those colors are given by chromoplast. ठीक है, उसके बाद लास्ट में बच्चों आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस या फिर व्हाइट प्लास्टिड भी बोल सकते हैं, और ये कंटेन करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च वगैरह। ठीक है, contains starch, oil, droplets। मतलब ये किसी भी तरह का कलर कंटेन नहीं करता है, ये कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का होता है, और इसके अंदर स्टार्च या व्हाइट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है बच्चों। दे हैव their own DNA and ribosomes। ठीक है, चलो
अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को बच्चों हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने, यहां पर लिख दो कैमिलो गोल्जी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड गोल्जी एपरेटस, और इसे हम गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करता है, यहां क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट दैट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल इन द प्लांट सेल। ये तो इसके फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल में है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सॉरी, इट इज अ सिस्टम of membrane bound vesicles। वेसिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये ऐसा ऐसा सॉसेज शेप का, इसी को वेसिकल बोला जाता है। यानी कि फ्लैटेंड सैक, फ्लैट है ना ये, फ्लैटेंड सैक की तरह जो स्ट्रक्चर होती है उसी को वेसिकल बोला जाता है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन यानी कि कवरिंग पाई जाती है। दे आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर, एक स्टॉक की तरह, और उसी को हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है ना, ये पैरेलली अरेंज्ड है एक स्टॉक की तरह, और इसी को हम सिस्टर्न बोलेंगे, सिस्टर्न्स। ठीक है, ये हम बोलेंगे इसके इंडिविजुअल सैक लाइक स्ट्रक्चर को। फंक्शन इसका होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका काम है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। वो गलती से मतलब मुझे लगता है स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, सबसे पहले हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, अभी मैं वो वाला पढ़ा के वापस से इसमें आपको शिफ्ट करा दूंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है, ऑयल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जब बनाएगा उसकी पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज करेगा कौन, गोल्जी एपरेटस करेगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहां पर लिखो ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, आगे चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमें इससे पहले पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी एपरेटस फिर देख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अब मैं शुरू से आपको बताऊंगी कि मेन चीज इसके बारे में क्या क्या है। देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, सिस्टम ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स और शीट्स का बना हुआ है, देख रहे हो, ये ट्यूब है, ये शीट है, ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब और शीट्स का बना हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कभी कभी लॉन्ग ट्यूब्यूल की तरह दिखेगा, कभी राउंड दिखेगा, कभी एक बैग, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये वाला,
ये वाला, इसका काम क्या है? इसका काम होता है, एक सेकेंड, इसका काम होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो ये दूसरा वाला जो है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंक्शन तो अलग है, ये तो समझ में आ रहा है, पर क्यों इसको स्मूथ और क्यों इसको रफ बोलते हैं? रफ इसलिए बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको रफ इसलिए बोलते हैं बिकॉज रफ, बिकॉज ऑफ द presence of ribosomes on the surface, ये ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे, देखो यहां पर, ये मान लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर के जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका काम है प्रोटीन बनाना, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके सरफेस के ऊपर, और इसी वजह से ये दिखने में रफ लगता है बच्चों, इसी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसमें लिपिड की लेयर, प्यारी सी एकदम स्मूथ स्लिपरी सी लेयर पाई जाती है, इसीलिए उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को पता है कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चा कुछ भी भूल जाता है पर उसके दिमाग से ये नहीं जाता कभी भी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये दो मेम्ब्रेन की कवरिंग वाला ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो इसमें होगा वो कैसा होगा? पोरस होगा। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें मेम्ब्रेन, उसमें इनफोल्डिंग्स आ जाती है, इनफोल्डिंग्स। जैसे कि मैं बना देती हूं, ये बाहर का है, इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाएंगे और अंदर वाले में इनफोल्डिंग्स होगी। ऐसे बना दिया तो यही है माइटोकॉन्ड्रिया, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहां पर बना हुआ भी उसी तरीके से है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आया? और ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि जो भी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी प्रोडक्शन लिख देती हूं, एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया कर देता है, जिसके वजह से ही उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अगेन इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अच्छा, ये पीपीटी में जो भी चीजें मैं लिख रही हूं ये तो आपको नोट करना ही करना है। इसके अलावा भी आपको ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको साइंस एंड फन का 9th, 10th, 11th, 12th चैनल का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको
हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। आगे चलते हैं, अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट पार्ट है हमारे इस लेक्चर का। एनिमल सेल स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल का सेल है, ठीक है। एनिमल सेल्स कंपोज्ड होते हैं अलग अलग तरह के पार्ट्स के, हर एक पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन है और आगे चलकर हम उसके बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस राउंड ऑर्गेनल जो सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है, कंट्रोल करेगा वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल सेल। इसमें सारी चीजें सेम है एज ऑफ प्लांट सेल का न्यूक्लियस, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सारी चीजें सेम फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूक्लियस, एनिमल सेल में भी जो भी प्लांट सेल के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन का वही रोल था जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का रोल है। ऑल एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कीप द पार्ट्स इनसाइड, कीप द पार्ट्स इनसाइड। किस चीज का बना हुआ होता है वो भी नोट कर लो, बना हुआ होता है ये प्रोटीन्स एंड लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। आगे हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि प्लांट में तो वैक्यूल बहुत लार्ज साइज में पाया जाता है, इनफैक्ट उसका वॉल्यूम भी 90% ऑफ द प्लांट सेल होता है, लेकिन एनिमल्स में दे आर वेरी स्मॉल एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द एनिमल सेल। अगला जो है सेल ऑर्गेनल वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सेम फंक्शन है, जो फंक्शन आपने प्लांट सेल में पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो भी चीजें आपने प्लांट सेल में पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो सब कुछ एनिमल सेल में भी है। इट इज द पावर प्लांट या फिर पावर हाउस ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। यहां लिख देती हूं, सेम एज दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल। अगला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब कुछ सेम है, सेम एज ऑफ प्लांट सेल। जो भी चीजें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लांट सेल के बारे में पढ़ाई, सब कुछ आपको एनिमल सेल के रेटिकुलम में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड का लेयर, ठीक है, ऑयली स्लिपरी स्मूथ लेयर, इसी वजह से उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये भी क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एवरीथिंग इज सेम बच्चों। गोल्जी एपरेटस का भी फंक्शन बिल्कुल सेम है। इट इज अ पार्ट जो हेल्प करता है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स में इन द एनिमल सेल। सब कुछ सेम है बच्चों। फिर हम बात करेंगे लाइजोसोम के बारे में। अब देखो, लाइजोसोम जो आपने प्लांट सेल में नहीं पढ़ा, जबकि उसमें भी होता है, कुछ प्लांट सेल्स में नहीं होता पर मैक्सिमम में होता है। तो लाइजोसोम के बारे में एक बार देख लो। ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक। क्या चीज होती है सैक के अंदर, filled with digestive enzymes, filled with digestive enzymes, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है ये सैक। और ये क्या करता है, ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, या फिर अगर कोई डेड सेल ऑर्गेनल है तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। It helps keep cell clean by digesting any foreign material or
डेड सेल ऑर्गेनेल, उसको डाइजेस्ट करके सेल को हमेशा क्लीन रखता है, सेल का हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कभी भी अगर सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, यानी कि मान लो सेल जो है वो डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम अपने आप बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और उसके अंदर के जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो पूरे के पूरे अपने ही सेल को डाइजेस्ट करके क्लीन सफाया कर देते हैं। और इसी वजह से बच्चों उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं ऐसा एक लाल दिल लगा देती हूं, ध्यान से देख लो बच्चों। अगला जो पार्ट है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज ऑल बच्चों। यहाँ पर मुझे लगता है सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। एक छोटा सा पार्ट रह गया है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो कहाँ पे, किसमें सस्पेंडेड है? वो जिस फ्लूइड में पाए जाते हैं उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है बच्चों, उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। मैं एक बार फटाफट से इसको ब्रीफ कर देती हूं आप लोगों को। साइटोप्लाज्म फटाफट से देख लो, साइटोप्लाज्म क्या है। सो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द फ्लूइड content inside the plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कर जाना तुम लोग, ठीक है। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, बस इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड और सेल के अंदर का फ्लूइड दोनों को मिलाकर, दोनों के जो मिक्सचर जो दोनों मिलाकर जो फ्लूइड है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि लाइफ सपोर्टिंग फ्लूइड है। ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो फ्लूइड है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? अच्छा इधर आ गया। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो और आपको सारे ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर ये वन शॉट लेक्चर सेल या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और ये भी बता देना कि आपको पहला वन शॉट वीडियो क्लास 9th की बायोलॉजी का कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो कर ही दोगे। अगर आप नए बच्चे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के वन शॉट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।